हेलो एवरीवन, अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन पुणे से मैं डॉक्टर अभिमन्यु सेनगुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। अभी थोड़े दिनों में गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, फिर बारिश का मौसम आएगा, उसके साथ लेके आएगा सर्दी, खांसी, बीमार और बच्चों में ढेर सारी बीमारियां। तो अब साल का वो समय रहता है जब पेरेंट्स कम रशिंग टू द पीडियाट्रिशियन बच्चों के वैक्सीनेशन, पेंडिंग वैक्सीन्स को लेके एंड वैक्सीन के क्वेरीज लेके। तो कोई भी वैक्सीन शायद ऐसा नहीं हो जिसने इतना सवाल उठाया हो जितना कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, या जिसको हम फ्लू शॉट बोलते हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में आउट पेशेंट में पूछे गए जनरल जो कोई सवाल होते हैं, चंद सवाल होते हैं, उनका मैं क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात होती है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स इज इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन क्यों देना है? ये तो मामूली सा एक सर्दी खांसी है। जी नहीं, सर्दी खांसी बहुत सारे वायरसेस के वजह से होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा इज अ वेरी स्पेसिफिक इलनेस कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, अभी ये वायरस जनरली 80 to 90% केसेस में ये इन्फ्लुएंजा इलनेस जो है ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। तो जनरली 8 से 15 दिन लास्ट होता है, बुखार होता है, कभी हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होती है, फिर उसके साथ साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, ये सब जनरल सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी उसके साथ वॉमिटिंग और लूज मोशंस भी हो सकते हैं। ये तो रहा 80-90% केसेस में, जो कि ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं है। लेकिन अबाउट 10 to 20% केसेस हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या है ये कॉम्प्लिकेशन? न्यूमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, कभी कभी रेयर केसेस में ब्रेन में या हार्ट में सूजन हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जनरली कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स में होते हैं। तो ये हाई रिस्क ग्रुप्स क्या है? फर्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन, सेकंड है जिनकी उम्र 2 साल से नीचे हो या 65 साल से ऊपर हो, थर्ड है जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग पुरानी बीमारी हो, जैसे कि क्रॉनिक लंग डिजीज़, एस्थमा बोलिए, डायबिटीज़ बोलिए, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से सप्रेस्ड हो, जैसे कि पेशेंट ऑफ HIV या पेशेंट्स हु आर ऑन सर्टेन ड्रग्स व्हिच आर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का तो ठीक है, हमने ठान लिया देने हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे दिया सर तो बच्चे को सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होने वाला है? नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सर्दी खांसी बहुत सारे वायरसेस की वजह से होता है, जिनको रेस्पिरेटरी वायरसेस बोलते हैं, बट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रिवेंट्स ओनली द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If I give the influenza vaccine to my child, will it 100% prevent influenza? The answer is no. See, no vaccine can claim to give 100% protection for any disease. But please remember that ever since the influenza vaccine has been licensed, which was way back in 1945, it has remarkably brought down the incidence of influenza in immunized individuals. Besides, अगर वो वैक्सीन देने के बावजूद भी इन्फ्लुएंजा हो तो डिजीज़ का सिवियरिटी कम होता है, डिजीज़ का ड्यूरेशन कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम होते हैं एंड इन्फ्लुएंजा डेथ्स कम होते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो अगर कम्युनिटी के नज़रिए से देखा जाए तो वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। तो ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो देना है, कब देना है, किस उम्र में देना है, कैसे देना है? तो इन्फ्लुएंजा के देखिए 2 किस्म के वैक्सीन होते हैं, वन इज द इंजेक्टेबल वैक्सीन एंड द अदर इज अ नेजल वैक्सीन। इंजेक्टेबल वैक्सीन जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, या तो शोल्डर में देते हैं या बहुत छोटे बच्चों में थाइज में देते हैं। ओके, ये वैक्सीन 6 महीने से ऊपर कोई भी ले सकता है। इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट टाइम व्हेन यू गिव इट बिलो द एज ऑफ 9 ईयर्स, अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो 2 डोजेस देने पड़ते हैं 1 महीने के इंटरवल से, उसके बाद 1 डोज हर साल। एंड 9 साल के ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल हो तो पहली बार जब देते हैं तब 1 ही डोज देना पड़ता है, फिर हर साल 1 डोज देना पड़ता है। ठीक, ये तो हुआ इंजेक्टेबल वैक्सीन का। अभी नेजल वैक्सीन देते हैं, ये 2 साल और 49 साल या 49 ईयर्स के बीच में ही देते हैं। 2 साल से नीचे नहीं दे सकते, 49 ईयर्स से ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है, इसका भी स्केड्यूल सेम है जैसे मैंने बताया। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सवाल आएगा कि हर साल वाई डू वी हैव टू गिव इट एवरी ईयर? तो इसके पीछे थोड़ा सा साइंस है। इसका फंडा कुछ इस तरह से है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के जो जीन्स है वो थोड़े से अनस्टेबल से होते हैं।
यानी इट कीप्स चेंजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है, जब ये होस्ट सेल में जाके मल्टीप्लाई करता है तब उसका एक नया स्ट्रेन तैयार हो जाता है जो कि पहले पेरेंट स्ट्रेन से मिलता जुलता तो हो लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, और उसके खिलाफ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहती है। तो इन्फ्लुएंजा जो डिजीज़ है वो टिपिकली एक सीजनल डिजीज़ होते हैं, पीक्स होते हैं जनरली विंटर में या मानसून मंथ्स में। तो इस सीजन में जिस वायरस से इन्फेक्शन हुआ हो, शायद आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या फाइटिंग पावर नहीं होगी। ओके, नाउ ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए WHO ने एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क तैयार किया है जिसको ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम बोलते हैं, GISRS, जो कि दुनिया भर में होने वाले सब इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक्स को मैप करता है, उनको मॉनिटर करते हैं, वो वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली रोल्ड आउट जो वैक्सीन होता है उसमें वो न्यू स्ट्रेन्स इनकॉर्पोरेट होते हैं। अभी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में 2 बार रिलीज होते हैं मार्केट में। एक होता है अराउंड मार्च अप्रैल और सेकेंड होता है अबाउट सितंबर अक्टूबर। तो पहला वाला जो है उसको सदर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन बोलते हैं और दूसरा वाला जो है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन बोलते हैं। दिस इज टू कोइंसाइड विद द विंटर्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। तो नेक्स्ट सवाल आएगा कि ये जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं इससे सब ऑल स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कवर होंगे? नहीं, ऑल स्ट्रेन्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन पिछले जो सीजन में जितने प्रेवलेंट स्ट्रेन्स थे उससे तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी करंटली जो अवेलेबल स्ट्रेन्स है क्वाड्रीवेलेंट बोलते हैं उसको, यानी 4 स्ट्रेन्स एक साथ होते हैं। उसमें 2 इन्फ्लुएंजा ए के होते हैं और 2 इन्फ्लुएंजा बी के होते हैं और उसमें बाय डिफॉल्ट स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन होता ही है। तो आपने बोला हर साल देना है, तो कब लेना है, क्या टाइमिंग क्या रहता है देने की? अभी देखिए, इंडिया में जैसे मैंने कहा 2 पीक्स होते हैं। एक पीक होता है विंटर में जो कि नवंबर दिसंबर में, ये जनरली अप नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ में होता है और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में। बाकी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री द मेजर पीक दैट वी सी इज इन द मानसून सीजन, दैट इज बिटवीन जून एंड सितंबर। सो WHO का रिकमेंडेशन है कि सीजन शुरू होने से पहले एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स बिफोर द सीजन वैक्सीनेशन जनरली हो जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये मार्च अप्रैल का जो टाइम है जब सदर्न हेमिस्फीयर का वैक्सीन रोल आउट होता है मार्च अप्रैल में, तभी देना सबसे अच्छा रहता है सो दैट इट कवर्स द मानसून पीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, बिकॉज इंडिया सीज इन्फ्लुएंजा थ्रू आउट द ईयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन दोनों भी यहाँ आते हैं, तो आप वैक्सीन कभी भी ले सकते हैं। अगर एक मिस हो गया तो नेक्स्ट सीजन का वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन क्या सेफ है? बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन के रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज प्रॉब्ली अमंग द सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन। ओके, कभी थोड़ा सा लोकल पेन, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, जरा फीवरिश फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, बट दे आर बाय एंड लार्ज दे आर रेयर। The allergic reactions are also quite rare, even though vaccine egg tissue में कल्चर किया जाता है, फिर भी generally all those with egg allergy can take the vaccine. नेसल वैक्सीन जो है वो 2 साल से नीचे नहीं दे सकते और 49 ईयर्स से ऊपर नहीं दे सकते। प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स को दे नहीं सकते। जिनको एस्थमा की हिस्ट्री हो जनरली उनको बहुत कॉशियसली देना पड़ता है। लेकिन ऑलवेज ध्यान में रखिए, कोई भी वैक्सीन देते वक्त ऑल प्रिपरेशन शुड बी अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ रिएक्शन टू द वैक्सीन। मूविंग ऑन, अगर हमारे बच्चे ने 1 साल में मिस कर दिया वैक्सीन लेना तो क्या करना है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जब whenever you remember, you can just get on with the schedule, just follow the schedule which is there, take the latest vaccine which is available from the latest batch which has been released, but always check that you're getting the latest vaccine and then follow the schedule that I had told you earlier. So with that I end today's talk. I hope I have been able to clear some of your doubts about the influenza vaccine. Should you have any doubts or queries about it, please add on the comment box below or you can get in touch with us. Thank you so much.